अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो हमेशा खैरियत से रहें, ये हमारी दुआ है आपके साथ। हमें बहुत अच्छा लगा, आप हमें कमेंट करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं, हमें देखते हैं। इसी तरह हमें देखते रहिएगा, अपनी मोहब्बतें हमें देते रहिएगा। तो आज जिस वीडियो पर हम रिएक्शन करने वाले हैं उसका टाइटल है मेजर अनाउंसमेंट बाय पीएम मोदी फॉर फार्मर। जी, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब तक आपको पता लग गया होगा, सरकार ने लिया है एक बहुत ही बड़ा स्टेप, मेजर अनाउंसमेंट करी है देश के प्राइम मिनिस्टर ने। देश को संबोधित करते हुए इन्होंने यहाँ पर यह कहा है कि जो तीनों कृषि कानून थे जिसको लेकर काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा था, ये तीनों कानून सरकार वापस ले रही है। इससे पहले गवर्नमेंट ने कहा था कि तीनों कानून वापस नहीं लिए जाएंगे, मगर ये मैं कहूँगा मेजर डिसीजन है। यहाँ पे आप देख पाओगे, इस पर आर्टिकल छोड़िए, जो पीएम की यहाँ पर स्टेटमेंट है मैं चाहता हूँ ये आप सुने। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। ट्रूली अ मैसिव डिसीजन। और सरकार को अब यहाँ पर लोकसभा, राज्यसभा में जो ये रिपील करने का प्रोसेस है ये चलाना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं है कि अचानक से सरकार बस एक ऑर्डर पास करेगी और जो ये सारे लॉज हैं रिपील हो जाएंगे। याद रखिएगा, जो ये बिल है इनको लोकसभा, राज्यसभा में पास किया गया था। आपको याद होगा, लोकसभा ने इन तीनों कृषि कानूनों को पास किया था सितंबर 2020 में, राज्यसभा ने पास किया था 20 सितंबर 2020 में, और फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव किया था। तब जाकर जो ये 3 फार्म लॉज हैं, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट 2020, फार्मर्स एग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020 और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 2020, ये तीनों पास हुए थे। तो अब इनको रिपील करने का सिस्टम भी ऐसा ही होगा। पार्लियामेंट में इन पर डिस्कशन किया जाएगा, लोकसभा राज्यसभा में यहाँ पर वोटिंग होगी और उसके बाद जो ये कानून है ये रिपील किए जाएंगे। और क्या हमारे संविधान में कोई आर्टिकल है जिसमें प्रोविजन लिखी है कि इसके जरिए आप एक लॉ को रिपील कर सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल। पार्लियामेंट के बनाए हुए जो लॉज हैं उनको रिपील करने की जो पावर है ये मिलती है आर्टिकल 245 से। और यहाँ पे आप देख पाएंगे, इस पर सरकार ने भी यहाँ पर लिखा है, एनी एक्ट so passed by parliament may be amended or repealed by an act of parliament passed or adopted in like manner but shall not be as respects any states to which it applies। तो जो विंटर सेशन होगा पार्लियामेंट में, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो तीनों लॉज हैं इनको सरकार वापस ले लेगी। और देखिए, इन लॉज को रिपील करने का जो प्रेशर था सरकार पे ये बहुत ज़्यादा था। कई किसान कई महीनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिल्ली में, पंजाब में और जगह। काफ़ी बार जो ये प्रोटेस्ट है वॉलेंट भी हो गया। और आपको यही पता होना चाहिए कि कई स्टेट्स हैं वहाँ पर काउंटर लेजिस्लेशन भी पास करने की कोशिश करी गई ताकि इन लॉज को इन स्टेट में अप्लाई ना किया जा सके। ये करने की कोशिश करी थी पंजाब ने, राजस्थान ने और छत्तीसगढ़ ने, मगर तीनों स्टेट्स में गवर्नर ने अप्रूवल दिया नहीं, तो काउंटर लेजिस्लेशन ये पास नहीं हो पाया। उसके अलावा भारत में कई स्टेट्स हैं जैसे कि वेस्ट बंगाल, केरला, इन्होंने अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में रेजोल्यूशन पास किया कि जल्द से जल्द जो ये फार्म लॉज हैं इनको रिपील करो। तो पीएम ऑफ इंडिया ने यहाँ पर यह कहा है कि मैं पूरे देश से अपोलोजाइज करना चाहता हूं। यहां पर आई वांट टू अपोलोजाइज टू द कंट्री मैन टुडे ऑन द प्रकाश पर्व ऑफ श्री गुरु नानक देव जी। और ये यहां पर देखिए, ये कह रहे हैं कि एक्चुअली ये बात कंट्री मैन तक, देश के लोगों तक ये पहुंचा नहीं पाए कि ये तीनों फार्म लॉज देश के लिए इतने इंपॉर्टेंट क्यों हैं, बेनिफिशियल क्यों होंगे। ये पीएम ऑफ इंडिया ने बात मानी है कि सरकार अपनी बात लोगों के सामने रख नहीं पाई और ओवरऑल नेगेटिव सेंटिमेंट ज़रा था इन बिल्स के अगेंस्ट। कई लोग लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो यहाँ पर सरकार रिपील कर रही है। तो देखिए, ये बात काफ़ी हद तक मैं कहूँगा चिंताजनक है कि सरकार अपनी बात प्रॉपरली रख नहीं पाई लोगों के सामने। मगर हमने ये भी देखा है कि इस पूरे प्रोटेस्ट में, जो भी यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ है अगेंस्ट 3 फार्म लॉज, कनाडा से, बाहर की कंट्री से कई ग्रुप्स हैं जिन्होंने प्रभाव डाला यहाँ पर कि कैसे यहाँ पर प्रोटेस्ट होगा, क्या टूल किट्स यहाँ पर बनाए जाएंगे। तो अगेन, जैसे अजीत डोभाल सर ने कहा था कुछ टाइम पहले कि 4th जनरेशन वॉर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं यही कहूँगा कि लगातार हम इस वॉर में हारी जा रहे हैं। ना पीएम ऑफ इंडिया ने यहाँ पर एक और बात ऐड करी है कि सरकार अब कोशिश करेगी कि जो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है मार्केट का, इसको हम ज़्यादा स्ट्रेंथन करें
और अभी रिसेंटली ये भी देखा गया कि सरकार ने जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये इंक्रीज भी किया है। सरकार ने यहाँ पर यह भी कहा है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस के इशू को लेकर हम एक प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। हम चाहते हैं कि पारदर्शिता हो, जो भी निर्णय लिया जाए वहाँ पर सरकार इन्वॉल्व हो, फार्मर्स इन्वॉल्व हो, स्टेट गवर्नमेंट्स इन्वॉल्व हो। तो इसके लिए एक कमेटी भी बनाई जाएगी ऑन द इशू ऑफ एमएसपी। तो मेजर चेंजेस यहाँ पर किए गए हैं सरकार द्वारा। मगर जो ऑपोजिशन पार्टी है कांग्रेस, वो यहाँ पर यह क्लेम कर रही है कि ये जो डिसीजन है ये लिए गए हैं आने वाले स्टेट इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए। आपको पता होगा कि 2022 में दो बहुत ही मेजर स्टेट के इलेक्शन हैं, पंजाब और उत्तर प्रदेश। और हाँ, यहाँ पे मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप सोच रहे हैं कि क्या अचानक से अब जो दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पंजाब में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, क्या वो अचानक से ख़त्म हो जाएंगे, तो इसका आंसर है नहीं। अभी के लिए प्रोटेस्टर्स ने यहाँ पर यह कहा है कि जब तक सरकार पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं करती पार्लियामेंट में तीनों लॉज को रिपील करने का, प्रोटेस्ट खत्म नहीं होंगे। तो ये अभी भी मैं कहूँगा कि प्रोटेस्ट अभी खत्म होने नहीं वाले। और अब एक लार्जर क्वेश्चन यहाँ पर यह आ गया है, क्योंकि सिंस गवर्नमेंट ने बहुत बार ये कहा था कि तीनों लॉज को रिपील नहीं किया जाएगा, इन द पास सरकार ने काफ़ी बार ये कहा था, तो अब सरकार ने यहाँ पर ऑल टुगेदर पॉलिसी चेंज कर दी है। तो कई जो जर्नलिस्ट हैं इंडिया में, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं इंडिया में, वो यहाँ पर अब क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो अब क्या इसका मतलब ये है कि जो आर्टिकल 370 को लेकर विरोध होता है वहां पर भी सरकार यू टर्न लेगी। सरकार वहां पर भी हो सकता है कि आर्टिकल 370 को जो एब्रोगेट किया गया है इसको भी रिपील करे। और खैर आर्टिकल 370 तो फिर भी मैं कहूँगा कॉन्ट्रोवर्शियल है। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है इसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है कि सरकार इसको भी रिपील कर देगी। कई जर्नलिस्ट आज के समय एक क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो अगेन आई थिंक एक बहुत ही ज़रा सरप्राइजिंग डिसीजन है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा, देखिए ये तो हमको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा कि लॉन्ग टर्म में क्या इससे किसानों को फायदा हुआ है, क्या इससे किसानों को लॉस होगा। बट अभी के लिए ये बात पक्का है कि एमएसपी सिस्टम कहीं जाने नहीं वाला, जो मंडी सिस्टम है वो कहीं जाने नहीं वाला। जो हमारा पुराना सिस्टम था देश में, जहाँ पे आड़तियों का रोल था, जहाँ पे एमएसपी का रोल था, वो अपनी जगह बना रहेगा। सो फाइनली मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि क्या आप मानते हैं यहाँ पर कि सरकार ने जो यहाँ पर निर्णय लिया है ये ठीक है, या फिर आपका ओपिनियन कुछ और है। शेयर करिएगा इन द कॉमेंट सेक्शन। मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे आपका ओपिनियन। बहुत ज़रा क्रूअल। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि आप अगर यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रॉपरली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप परचेज कर सकते हैं। जी जमीर चौधरी साहब, क्या कहना चाहते हैं आप? जी मैं तो जो मैंने कुछ वीडियोस देखी थी इनकी फार्मर लॉ के बारे में, जो लोगों ने प्रोटेस्ट किया इंडिया में और उनमें किसानों को गिरफ्तार किया गया। सिद्धू साहब हैं, कपिल शर्मा शो में आते हैं, उनके मतलब मिनिस्टर भी रहे हैं किसी जगह पे। तो उसके अलावा जो है वो खिलाड़ी रहे हैं क्रिकेट टीम के। काफ़ी हद तक जो है उनका जो है अपना एक असर रसूख है, उनका अपनी एक वोटिंग पावर है। तो उनको भी पुलिस ने नहीं छोड़ा, वहाँ पे डंडे मारे गए। खैर दोनों तरफ से होता है, क्योंकि जब ऐसा इस तरह की सूरत हाल चल रही होती है तो अवाम की तरफ से और जो है पुलिस की तरफ, दोनों की तरफ से कुछ ना कुछ होता रहता है। उसके अलावा पुलिस ने किसानों पे लास्ट ईयर समर में जो है वो जो लड़ाई की या जो भी कुछ हुआ, आई थिंक समर में नहीं हुआ था, मेरा ख्याल है विंटर में हुआ था। विंटर में उन्होंने ऐसा किया था कि जो जितने भी, पहले तो ऊपर से सर्दी थी और उसके अलावा जितने भी फार्मर बैठे हुए थे उनके ऊपर पानी के बड़े बड़े टैंक लगा के उनके ऊपर प्रेशर के साथ पानी छिड़क दिया गया ताकि ये उठ जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की कि इन लोगों को यहाँ से भगा दिया जाए। और उसके अलावा पाकिस्तान में भी जो है उन पे सॉन्ग बने, पाकिस्तान में भी उन पे, क्योंकि किसानी एक वाद चीज़ है जो पूरे मुल्क को, पूरे देश को जो है वो चला रहे होते हैं, खुराक फूड मुहैया कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर किसान खुश नहीं है तो जाहिर सी बात है कि पूरे मुल्क को कुछ भी नहीं मिलेगा, राइस चावल नहीं मिलेंगे, उसके अलावा गंदम गेहूँ जो है वो नहीं मिलेगा। अभी चौधरी साहब सॉरी आपकी बात काट रहे हैं, ये पूरे मुल्क की बात नहीं है, मैं पूरी दुनिया की अगर बात करूँ तो ये ज़्यादा परफेक्ट रहेगा। क्योंकि किसान कोई पाकिस्तान में है या कोई इंडिया में या किसी दूसरे मुल्क में, किसान का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा हाथ है पूरी दुनिया तक अनाज पहुंचाने का, पूरी दुनिया तक अनाज पहुंचाने का। मैं सिंध में एक जगह पे गया, तो सिंध में बल्कि मैं उधर गया, एक शॉप पे मैंने कुछ खरीदना था, तो वहाँ लिखा हुआ था कि गाहक मेरा खुदा है। वो एक हिंदू मज़हब की
दोस्त हैं हमारे, वहाँ से चीज़ें हम परचेज करते हैं। हिंदू मजहब के दोस्त हैं। हाँ, हिंदू मज़हब के दोस्त हैं, तो उनसे हम चीज़ें करते हैं परचेज। अभी ये जो फ्राइडे आ रहा है, इस फ्राइडे को फिर जाना होगा सिंध में। तो ऐसे हुआ कि वो मैंने जब देखा कि यहाँ तो लिखा हुआ है गाहक मेरा खुदा है, तो मैंने उसे कहा भाई ये कमाल का आपने फ़िक्रा लिखा हुआ है। तो उसने कहा जी हाँ जी बिल्कुल, मैं आपके लिए कह सकता हूँ कि आप मेरे खुदा हैं। फिर वो ही मुझे वो क्वेश्चन करने लगा कि खुदा का मतलब क्या होता है। मैंने कहा खुदा का मतलब पालने वाला होता है। तो वो कहता है भाई आप तो हमारे बच्चों को पालते हो। आप देखो पंजाब से उठ के यहाँ आ क्या गए, बात है, क्या पंजाब से उठ के आप यहाँ आए हो सिंध में, मेरे पास कुछ चीज़ें खरीदोगे और शॉपिंग करके जाओगे, और पैसे मैं वो पैसों से जाके अपने घर वालों को, बच्चों को कुछ खिलाऊंगा। तो इसी तरह अगर मैं यूं कहूँ को जो एक किसान के अंदर ये स्किल होती है, वो पावर होती है कि वो लोगों के बच्चों को अनाज खिलाता है, बिल्कुल पेट भरता है, ना कि बच्चों का बल्कि बूढ़ों का, जवानों का, सबका, हर तबके हर का। जिंदा चीज। फिर यहाँ अगर यहाँ बात खत्म की जाए तो ये खयानत होगी, सिर्फ इंसानों का नहीं बल्कि जानवरों का भी पेट भरने में किसान का बहुत बड़ा हाथ है। बहुत बड़ा है, तो बिल्कुल ऐसा है। एक किसान जिस मुल्क का खुश नहीं है, एक किसान जिस कंट्री का अपने गवर्नमेंट पे खुश नहीं है, तो मेरे ख्याल में ये एक गवर्नमेंट की जो तंजली है, जो जवाल है, ये इससे कोई कम चीज़ नहीं है। बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही है। जिस मुल्क के किसान और ज़िम्मेदार हजरात खुशहाल हैं, वो मुल्क भी खुशहाल होता है, उस मुल्क की आवाम भी खुशहाल होती है। चाइना में हाँ बताते जी। हैं, चाइना में ओनली 2% जो है, 2% जो है वो लोग हैं जो करते हैं, किसान है, फार्मर है। फिर इतनी मतलब उनकी आबादी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो जो है अपना राइस जो है ना वो किसी से कम ही परचेज करते हैं, इतना ज़्यादा उनको परचेज नहीं करना पड़ता। आर्टिफिशली भी कुछ वीडियो आई हैं कि आर्टिफिशियल तैयार करते हैं, बहरहाल कुछ नहीं वो ऐसा वैसा, बस उनको फैसिलिटी है, वो मेहनती लोग हैं, वो मेहनत पे ज़्यादा रखते हैं, ईमान रखते हैं, वो बिल्कुल मेहनत ऐसे पे ही है। फोकस रखते हैं। तो यहाँ के जो ये जो स्पेशली इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया के जो हैं किसान, ये तो एक तरह का, अगर मैं यूँ कहूँ कि इतने भी मेहनती नहीं हैं। ये तो ऐसे गंदम बिखेर कर और चावल बिखेर कर घरों में आके सो जाते हैं। वो तो अल्लाह की कुदरत है कि हम एक दाने के बदले सैकड़ों दाने ज़मीन से ले लेते हैं। अल्लाह ने इस ज़मीन को हमारे लिए इतना ज़रखेज़ बना दिया है, वरना कोई इतनी मेहनत नहीं। मेरे एक दोस्त हैं, वो ज़मीन पे मेहनत कर रहे थे, तो मैंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो, लोग 2-2 फसलें ले रहे हो, आप एक साल में 3-3 फसलें, 4-4 फसलें ले रहे हो। तो वो कह रहे थे भाई यही तो मेहनत है। बिल्कुल ऐसे वो ही। कहने लगे भाई यही तो मेहनत है कि हम एक साल में इससे 4 फसलें भी ले सकते हैं, अगर मेहनत करें तो ये ज़मीन हमें बहुत कुछ देती है, बहुत कुछ दे सकती है, अगर हम इससे कुछ लेने के हमारे पास तरीके हों। बिल्कुल। इसके अलावा जो है मैंने देखा है, वैसे तो जो है जो सिख बरादरी है या जो सिख हजरात हैं इंडिया में, उनके बारे में मुझे जो पता चला है, जो लोग हमारे पाकिस्तानी सऊदीया वगैरह गए हैं, दोस्त गए हैं, तो उनसे पता चला कि ये जो सिख होते हैं ना, ये धरती से बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ये अपनी मिट्टी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। इनका सर उतरता उतर जाए, लेकिन ये कहते हैं कि ये हमारी ज़मीन जो है ना, ये कहीं नहीं जाए। ये ना कह लें कि अपनी धरती से, अपनी मिट्टी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो वो बता रहे थे कि जब ये इंडिया से आते हैं, हम सऊदीया वगैरह में जाते हैं ना, तो कुछ थोड़ी सी मिट्टी होती है इनके पास, इस तरह थैली में लेके ना, तो वो लेके जाते हैं। और जब उनसे पूछा जाए कि ये क्या है, वो जनाब ये बताते हैं कि ये हमारे देश की जो है, हमारी कंट्री की मिट्टी है। तो ये हम साथ इसलिए लेके आए हैं कि हमें याद रहे कि हम किस मिट्टी के बने हैं और कैसे हमने मेहनत करनी है। तो अगर उन पे जो ज़बरदस्ती उनकी मर्जी से होता तो ठीक था। ये ऐसे ही है, जब आप जाएं गुरु नानक साहिब, आप ननकाना साहिब है, ये हमारे पास ही है, यहाँ से ऑलमोस्ट आप ननकाना साहब के 10 करीब ही रहते किलोमीटर हैं। 10 किलोमीटर ननकाना साहब हमसे दूर है, और हमारे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं। बल्कि मेरे खुद के फेलो हैं, क्लास फेलो हम हैं, खुद सरदार। पढ़ते हाँ रहे जी। हैं, हम खुद पढ़ते हाँ, रहे हैं। मेरे फेलो हैं, दोस्त हैं सिख वहाँ से, और गुरु नानक जी दरबार पर उधर जो हम जाते रहे। रहते हैं, वहाँ हमारी बात भी होती रहती है उनसे। जन्म स्थान का जो गुरुद्वारा है, तो जन्म विजिट स्थान, करते रहते हैं वहाँ। बहुत सारे ऐसे तबर्रकात हैं, जैसे अभी रिसेंटली मेला लगा हुआ है, और मेले में वो इंडिया से सिख यहाँ आते हैं
और इंडिया से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से, जहाँ पूरी जहाँ दुनिया वो बड़ी एक मारूफ जगह है। किसी दिन इंशाल्लाह हम अपने चैनल पे आप लोगों को इसका विजिट कराएंगे, एक अच्छी सी हम वीडियो बना के, और गुरु नानक जी के जो जितने भी तबर्रकात हैं और जैसे उनका वो कुआं, जिस तरह वो जन्म स्थान, और जैसे करके वो सारी की सारी ज़ियारतें आपको आप लोगों को दिखाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन बात करने का मकसद ये है कि ये जो हमारे जो सिख हजरात भाई हैं तो ये इंसान ही ना, तो ये एज अ इंसानियत हम ये रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि उनसे अगर कुछ ना कुछ हाँ ऐसा जी, हुआ है कि हुआ है वो जिसकी कोई वजह से, हाँ जी, कोई लॉ कोई एक्ट ऐसा है या जिस जो वजह ब्रेक से हुआ है या किसी जो है गवर्नमेंट पुलिस वाले को या किसी को कोई नुकसान पहुंचा है, तो उसकी उनको जो है वो इतनी सजा ना दें। और नहीं, उसका बिल्कुल ऐसी सजा तो नहीं, लेकिन अगर ये जो एक्ट बनाया गया है कि तमाम किसानों के लिए, उसमें सिर्फ सिख ही नहीं होंगे बल्कि और भी बहुत सारे मुस्लिम भी होंगे, मुसलमान हजरात भी होंगे, फिर हिंदू भी होंगे, फिर सिख भी होंगे, इनके अलावा अगर कोई थर्ड है तो फोर्थ है तो वो भी होगा। ये तो एक आम किसान के लिए एक्ट बनाया गया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो प्राइवेट मंडी होती है ना, ये इतना अपनी गवर्नमेंट को फ़ायदा नहीं दे सकती जितना गवर्नमेंट की ज़ाती मंडी बिल्कुल ऐसे जो अपने अवाम को, अपनी गवर्नमेंट को और अपने देश को जितना फ़ायदा दे सकती है। गवर्नमेंट की जो मंडी होती है ये एक प्राइवेट मंडी नहीं फ़ायदा दे सकती। लेट्स सपोज, हम सपोज करते हैं कि मैं एक प्राइवेट मंडी से सारा अनाज इकट्ठा करके एक जगह पे इकट्ठा कर लेता हूँ, गोदाम भर लेता हूँ, और फिर ज़रूरत आने पे जब देश में कहत पड़ जाए और फिर मैं वो डबल ट्रिपल फोर्थ और 4 गुना 5 गुना उसका रेट बढ़ा कर लोगों को दूं, तो मेरे ख्याल में इसमें गवर्नमेंट की नाअहली शो हो रही होगी। बिल्कुल और ऐसे ही। गवर्नमेंट को खुद चाहिए ये ऐसे इकदाम खुद करे गवर्नमेंट, खुद ताकि परचेज हाँ जी खुद परचेज करे, और किसानों को जितना फ़ायदा दे सकती है गवर्नमेंट उन्हें देना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे भी जो आड़त वाला निज़ाम है ना, वो सेम इंडिया की तरह है। जैसे उन्होंने जिक्र किया कि पुराना जो आड़ती निज़ाम है वो वही रहेगा। हमारे यहाँ पे भी ऐसे ही है। हमारे दोस्त हैं, हमारे यहाँ पे मंडी है करीबी, तो आड़ती निज़ाम सेम है। उसके अलावा सर उन्होंने बात की है 370 आर्टिकल की। इस पे मैं आना चाहूँगा जो कश्मीर में है, ठीक है। तो 370 आर्टिकल जो है, इसके बारे में जो है हमें जो पता चला है कि जो वहाँ पे कश्मीर में हो रहा है या सीन सूरत हाल है, इस बारे में जो है न्यूज़ पे आ रहा है, वो तो हम सब जानते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर ऐसा वैसा कुछ नहीं हो रहा, वहाँ पे हालात जो हैं वो नॉर्मल हैं, तो अगर आप में से कोई ये वीडियो देख रहा है तो आप हमें ज़रूर बताएं कि कश्मीर के आजकल हालात कैसे हैं। 370 आर्टिकल का जो कश्मीरी अवाम है उन पे क्या असर जो है वो पड़ रहा है, या कश्मीरी अवाम क्या चाहती है 370 आर्टिकल जो है वो ख़त्म हो जाए। उसके अलावा जो है एक जो आइडेंटिटी कार्ड वाला प्रॉब्लम था, जो जिसको हम शनाख्ती कार्ड बोलते हैं, उसका जो इशू था कि काफ़ी सारे लोग जो है इंडिया में इलीगल रह रहे हैं, और वो भी सदियों से, बल्कि उनकी नस्लें वहाँ पे जो है वो सरवाइव कर रही हैं। नस्लों की भी नस्लें कह लें कि इस तरह के लोग जो हैं जिनके पास कोई भी जो है वो सरकारी जो है दस्तावेजात नहीं है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, तो वो भी एक लॉ पास हुआ था कि जितने भी लोग यहाँ पे इलीगली रह रहे हैं या जो यहाँ पे हैं, तो उनको जो है वो यहाँ से निकाल दिया जाएगा। जो जहाँ से आया है वो उनको उधर डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो उसके बारे में भी जो है काफ़ी लोग वीडियोस आई थी, हमने देखी, जो है वो धरने हुए कि जी हम तो, हमारी 10 नस्लें यहाँ पे रही हैं, हमारी 2 नस्लें यहाँ पे रही हैं, ठीक है। तो अब इनको गवर्नमेंट को याद आया है कि जी हमारी नेशनैलिटी जो है वो तो यहाँ की नहीं है, हम आसाम के हैं या हम कहीं और से आए थे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जब उन लोगों के पास टाइम था तब तो चलो वो कर लेते, एडजस्टमेंट तो हो जाता, अपनी जो है वो नेशनैलिटी वगैरह क्लियर करवा लेते। लेकिन अब भी जो है वो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि जो लोग रह रहे हैं, इतनी देर से रह रहे हैं, जिनकी 2-2 नस्लें 3-3 नस्लें वहाँ पे गुजर चुकी हैं, तो उनको इस तरह दरबदर करना या इस तरह अपने कंट्री से निकालना, तो ये कोई मतलब ख़ास अच्छी बात मुझे नहीं लगी जी। बिल्कुल। बाकी इसके अलावा अगर हम हो सकता है हम गलत हों, हम ये बात गलत कर रहे हों, क्योंकि हमें इंडिया में नहीं रहते, हमें इस चीज़ का जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं पता। आप में से हम बार बार यही कह रहे हैं कि आप में से अगर कोई वीडियो देख रहा है तो लाजमी हमें
कमेंट सेक्शन में बताएं या हमसे इंस्टाग्राम पर रब्ता कर सकते हैं। तो इसी के साथ जो है वो वीडियो का जो है वो इख्तिताम करते हैं। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए।